अपोलो, यह नाम आज भारत के लोगों के लिए कोई नया नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल की। चेन्नई से शुरू हुआ यह अस्पताल आज देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत में अपोलो के 70 से भी अधिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं। अपोलो अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से इलाज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब अपोलो अस्पताल में स्मार्ट सर्जरी भी शुरू हो गई है। यह स्मार्ट सर्जरी एआई तकनीक आधारित रोबोटिक पद्धति से की जाती है, जिसमें बेहतर सटीकता के साथ अधिक सफल इलाज संभव हो पाता है। इसी नई स्मार्ट सर्जरी के बारे में जानकारी देने के लिए अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा पूर्णिया के मेफेयर होटल में सर्जिकल साइंस एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इन लेटेस्ट एडवांसमेंट स्मार्ट सर्जरी 2026 प्रीमियर एकेडमिक मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपोलो हॉस्पिटल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा बिहार के कई जाने माने डॉक्टरों ने भी भाग लिया। इसमें ईएनटी विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान अपोलो हॉस्पिटल से आए विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शरद, डॉक्टर आभा कुमारी, डॉक्टर अर्पण चक्रवर्ती, डॉक्टर तरुण जिंदल, डॉक्टर देबार्शी चटर्जी और डॉक्टर मोनिका मीना ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। उन्होंने आज के दौर में एआई आधारित रोबोटिक सर्जरी के महत्व, उसकी सटीकता और सफलता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिन्हें आप भी जरूर सुनिए। So group of doctors from Apollo are here, and we want to create an awareness about cancer surgery, cancer treatment, as well as latest treatment, latest technologies in the field of medical field. So कैंसर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हेड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, स्पेशली इस पार्ट में बिकॉज ऑफ टोबैको यूज़। सो तंबाकू डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता है, स्मोकलेस, पान, गुटखा सब में यूज़ करते हैं। उसके चलते हेड नेक कैंसर, ओरल कैंसर स्पेशली बहुत कॉमन है। सो आप लोगों का दायित्व है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं ताकि पब्लिक अवेयर हो और तंबाकू का यूज़ कम से कम हो, क्योंकि हेड नेक कैंसर ऑलमोस्ट 70 to 80% वो तंबाकू के सेवन से हो। तो अगर तंबाकू का सेवन बंद कर देंगे तो ये सब इजी है। दूसरी बात, कैंसर के फील्ड में बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं जो पहले के ट्रीटमेंट की तुलना में काफ़ी चेंजेज आए। तो पहले कैंसर का क्योर मेन एम होता था, लेकिन अभी क्योर के साथ साथ उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली हेड नेक कैंसर में पेशेंट का, मुंह के कैंसर में पेशेंट बोल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो उसको डिफरेंट मेथड से, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन मेथड्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी करके उसको उस लायक बनाते हैं ताकि वो समाज में वापस जा सके और कॉन्फिडेंटली लाइफ लीड कर सके। वो हमारा एम है। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी, लेज़र, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, बहुत सारी चीज़ें आई हैं सर्जिकल फील्ड में। हेड नेक में भी वही कहूँगा कि आजकल जो ट्रीटमेंट हमारा प्रोटोकॉल है वो किसी भी उन्नत देशों के मुकाबले में हमारा उस लेवल का है, उससे बेहतर। एटलीस्ट हेड नेक ओरल कैविटी कैंसर में वी आर डूइंग बेटर वर्क दैन लॉट ऑफ कंट्रीज, लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्री। हम दिन प्रतिदिन डील करते हैं, वो गदूद का कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर या गुर्दे का कैंसर या लिंग का कैंसर या अंडकोश का कैंसर, ये सारे कैंसर्स हमारे पर्सपेक्टिव में आते हैं। आप लोगों के सम्मुख आने का कारण ये है कि अब ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जानी चाहिए कि कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी ख़त्म होगी। कैंसर का मतलब ये होता है कि एक अटकाव, एक रुकावट आपकी लाइफ में आई है, अगर उसका सही समय रहते और सही तरीके से, सही पद्धति के द्वारा इलाज किया जाए तो आज की समय में उसके आउटकम्स, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसको छुपाना नहीं। अगर मुंह में कोई घाव हुआ है, जैसे डॉक्टर साहब की फील्ड में अल्सर हुआ है, हम उसको नॉर्मल अल्सर ना मान के अगर एक बार डॉक्टर की राय ले लें तो कोई नुकसान नहीं। और नई नई टेक्निक जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, इस वक्त कैंसर का मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट को पूर्णतः बदल चुकी है।
पहले हम अगर किडनी का सोचिए तो हम 40 सेंटीमीटर का एक कट लगाते थे, हड्डी को तोड़ते थे, फिर जाके अंदर में घुसते थे, फिर सर्जरी करते थे। मरीज़ 3-3 महीने तक बिस्तर पे लेटे होते थे, उनको रिकवरी में समय लगता था, पेन होती थी। आज के डेट में हम 24 घंटे में घर भेज देते हैं। इवन किडनी ट्यूमर्स में हम किडनी बचा देते हैं, ट्यूमर निकाल देते हैं। तो बहुत सारी वैकल्पिक सुविधाएँ, बहुत सारे इलाज अब अवेलेबल हैं। उसी के कारण, उसी के बारे में बात करने के लिए, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स को अवगत कराने के लिए आज हम अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता से पूरे के पूरी एक टीम लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो पूर्णिया में इसकी सेवाएं रहेगी। अभी के लिए हमारा प्लान है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन के साथ में डॉक्टर्स के साथ लाइजन किया जाएगा। अगर उनको कुछ केस को लेके असुविधा होती है, हमसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो पहले ये चैनल स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके रेगुलर ओपीडीज़ वगैरह का भी हमारा प्लान है। कौन-कौन से डॉक्टर हैं पूर्णिया में जो इस तरह के आज शाम को जो हमारा सारा उद्देश्य है, फिजिशियंस आएंगे हमारे पास। देखिए, सबसे पहले आपको सर्दी, खांसी, दर्द, बुखार कुछ भी होता है, सबसे पहला प्राइमरी कॉन्टैक्ट सर्जन नहीं होता, सबसे पहला प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है फिजिशियन। तो हमारा जो काम है, उन फिजिशियंस को हम एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आयाम दिखाना चाहते हैं कि नॉर्मल चीज़ों के अलावा कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी आप पकड़ सकते हैं। और उसको पकड़ने के बाद सीधा रेफ़र मत कीजिए। उसको पकड़ने के बाद उसकी पूरी इवैल्यूएशन, किस पद्धति से उसकी जाँच करनी होगी, क्या-क्या टेस्ट आपको करने चाहिए, और फिर हम लोग अवेलेबल हैं उसमें। अगर उनको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो हम उस तरह से आपको गाइडेंस दे पाएंगे। मैं क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हूँ। संकट चिकित्सा में जो कोविड के बाद से दुनिया में ये संकट चिकित्सा बहुत ज़रूरी होके हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे चीज़ के साथ न्यूमोनिया, बहुत सारे हार्ट फेलियर, उसके साथ जो है ये सारे जो बीमारी होते हैं जिसमें बहुत जो मरीज होता है वो बहुत संकट में आ जाते हैं, उनके लिए ये क्रिटिकल केयर बहुत मायने रखता है। हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑलमोस्ट 40% बेड जो है अभी क्रिटिकल केयर हो गया है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो सर्जरी हो रहा है इसका भी सर्जरी के बाद मरीज का अच्छे से नॉर्मल लाइफ में आना, उसके पहले उसका ब्लड प्रेशर, उसका कितना खून बहा है, ये सब भी देखने के लिए क्रिटिकल केयर का ज़रूरत पड़ता है। मेन चीज़ है जो कोविड के टाइम पे देखा गया है, बहुत सारे जब निमोनिया होते हैं जिसमें लंग्स का, फेफड़े का बहुत डैमेज होता है, तब ये वेंटिलेटर का काम आता है। वेंटिलेटर भी ना काम करे तो एक आर्टिफिशियल लंग्स या हार्ट के मशीन के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है जब तक कि ना वो निमोनिया, ये बीमारी ठीक हो जाए। ये सारे बहुत उन्नत चिकित्सा है जो कि कलकत्ता में हमारे अपोलो हॉस्पिटल नेटवर्क में उपलब्ध है। पूर्णिया से, बिहार से, झारखंड से बहुत सारे मरीज को हम लोग लेके गए हैं, जहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा के बाद, वेंटिलेटर के काम नहीं करने के बाद उनको ट्रांसफ़र किया गया, उनको जब न्यूमोनिया में एकदम लंग्स का ख़राब हो गया। कभी कभार हुआ है लंग्स का खराबी के कारण, जहाँ पे प्रदूषण जो लंग्स को ख़राब करता है, उसमें लंग ट्रांसप्लांट का भी कुछ टाइम आता है जो भी वहाँ पे उपलब्ध है। ये सब मिला के जो संकट चिकित्सा है, जो गंभीर चिकित्सा है, इसके चलते हुए हम लोग यहाँ पे लोगों के साथ बात करने आए हैं, जो डॉक्टर साहब हैं उनको साथ बात करने हैं कि कब कौन से मरीज को हम क्रिटिकल केयर में एडमिट करें। ऐसा ना हो कि क्रिटिकल केयर नहीं मिलने के कारण किसी का जान चला जाए। और एक टाइम आता है कि गोल्डन आवर टाइम होता है, जिसका बुखार आता है, निमोनिया आता है, उसके कुछ 1 घंटा या 6 घंटा इसका एक टाइम आता है जिसके अंदर ट्रीटमेंट शुरू होने से बहुत जल्दी मरीज का उन्नति होता है। नहीं तो दिक्कत हो जाता है कि वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, तब चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है। इसी को जागरूक करने के लिए, इसी को बताने के लिए लोगों को, खास करके फिजिशियंस को, और जितने सारे चेस्ट फिजिशियंस हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट्स हैं, जो फेफड़े को देखते हैं, जो लोग हार्ट को देखते हैं, हार्ट में भी हार्ट फेलियर आता है, जहाँ पे कभी कभार देखा जाता है बार बार जिसको हार्ट का दौरा पड़ रहा है, उसका हार्ट का मसल कमज़ोर हो रहा है, वो उसको भी कभी कभार सांस का तकलीफ घर पे इतना बार हो रहा है कि बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। उसका क्या तकलीफ होता है, कैसे हम लोग उसको झेलें और मरीज को बार बार हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े और वो एक स्वस्थ ज़िंदगी जिए। तो ये कार्डियोपल्मोनरी क्रिटिकल केयर, ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो कि हम आज शाम को बताएंगे इसके दौरान। और जो संकट चिकित्सा है वो आजकल जो है ऐसा दूर नहीं है कि हर अस्पताल में देखा जाए कि 100 बेड का अस्पताल में एटलीस्ट 10-15 आईसीयू बेड रहता है, जहाँ पे मरीज का जो गंभीर चिकित्सा होता है, जो भी, जो उम्र हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, जिसका भी दिक्कत होता है वो चिकित्सा कर पाए।
जैसा कि डॉक्टर राजेश्वरन, डॉक्टर तरुण ने बताया कि अलग अलग तरीके कैंसर अलग अलग वैरायटीज़ में प्रेजेंट करते हैं और अलग अलग सिम्टम्स देते हैं। वैसे ही गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स में हमारे होते हैं बच्चेदानी का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुख का कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, या और कुछ रेयर वैरायटी के वल्वल कैंसर्स। सर्वाइकल कैंसर जैसे कि आजकल सभी लोगों को पता है कि बहुत कॉमन है और ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए प्रिवेंटिव यानी कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसा कैंसर जिसे हम प्रिवेंट कर सकें, और अगर ये हम पता करें, यदि ये जागरूकता फैलाएं कि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि एचपीवी वायरस के थ्रू 85 to 90% केसेस एचपीवी वायरस के थ्रू होते हैं, जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो उस कैंसर को हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट ने भी अभी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध कराना शुरू किया है। साथ ही साथ ये जो कैंसर्स हैं उनके कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, पीरियड्स बंद होने के बाद माहवारी होना। ये सब ऐसे संकेत हैं कि अगर पेशेंट्स या जो महिलाओं को होता है और वो अपने रेगुलर बेसिस पे किसी डॉक्टर को दिखाएं या गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें, और हम अगर अर्ली स्टेज में इस कैंसर को पकड़ पाएँ तो ये पूर्णतया क्योर हो सकता है। जैसे कि यूट्राइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ पाएँ तो इसकी कंप्लीट सर्जरी पॉसिबल है। कंप्लीट सर्जरी जैसे कि डॉक्टर तरुण ने कहा कि पूरा पेट काट के जिस तरह से हम पहले सर्जरी करते थे वैसा नहीं है। जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो हम आज आपके सामने बताने आए हैं, रोबोटिक सर्जरी जो डा विंची एक्सआई रोबोट है, उसके थ्रू हम छोटे छोटे फूटा जैसा इंसिजन्स देकर हम सर्जरी करते हैं, और गायनी में बिल्कुल भी चीरा नहीं देना पड़ता है, नीचे के रास्ते से ही बच्चेदानी हम बाहर निकाल पाते हैं। तो हमारा मरीज़ 6 से 8 घंटे के बाद ही मोबिलाइज़ कर दिया जाता है, वो खाना पीना खा सकता है, और 1 से 2 दिन में हम इन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल हैं, इसके थ्रू पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को कैंसर का भय जो है वो जल्दी ओवरकम होता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी आ सकते हैं। ऐसे ही सिचुएशंस में जब हमें कभी कभी फर्दर ट्रीटमेंट जैसे कि रेडिएशन या कुछ और कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, तो जब उनकी सर्जरी के बाद हीलिंग जल्दी होती है तो इसके थ्रू उनको हम जल्दी और पद्धति के ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो इसी तरह से यही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे लोगों को ये जागरूक करवाएं कि ये जो सिम्टम्स हैं अगर उनको होते हैं, जैसे गंदा पानी या एबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो वो तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ पाते हैं तो उसका पूर्णतया ट्रीटमेंट संभव है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। रेडिएशन का रोल हिडन कैंसर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप जानते हैं कि कैंसर में 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। उस तरह के कैंसर में सर्जरी करते हैं, किसी में कीमो पहले देते हैं, उसके बाद रेडिएशन देते हैं, किसी चीज़ में सर्जरी करने के बाद रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन एक मशीन से दिया जाता है, और ये अभी का जो मशीन होता है वो काफ़ी हाई एडवांस होता है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होते हैं। और ये जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो आने के पहले ही डरते हैं कि रेडिएशन देने से बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत पेन होता है। एक्चुअली ये मिथ है, रेडिएशन देने पे पेन नहीं होता है। रेडिएशन एक इंडिविजुअल लाइट है जिसको देने से पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके प्रोसेस में समय के साथ उसके रिएक्शन जो आते हैं उसके कारण साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न हमारे जो मशीन है उससे साइड इफ़ेक्ट पहले के कंपैरिजन में, जो अगर हम 20 साल 25 साल आगे की बात करें, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो अभी अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो बहुत सारे लोग उस ट्रॉमा से ही हॉस्पिटल तक नहीं आते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो। तो आप लोग के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें डरना नहीं है। ये बहुत सारे आजकल लेटेस्ट एडवांस टेक्निक आ गए हैं जिससे हम बहुत सेफली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर कैंसर अर्ली स्टेज में होता है तो उसके क्योर रेट की चांसेस बहुत हाई होती है। स्टेज 1 में 95 होता है, स्टेज 4 आते आते वो तो 20 to 30% हो जाता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों को जानना है कि डॉक्टर शॉपिंग करने में कैंसर जो वो टाइम वेस्ट कर देते हैं 1 से 2 महीना, उसमें स्टेज 1 to स्टेज 4 हो जाता है। वो सर्टेन साइट जो कुछ कैंसर के साइट में ऐसा होता है। तो डॉक्टर शॉपिंग नहीं करना है, क्लियर होना है। और वो ये क्लियरेंस कहाँ से आएंगे, ये नॉलेज कहाँ से आएंगे, जब हम आप लोग के थ्रू लोगों से बात करें।
तो कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2016 में रिकमेंड किया है। ये 3 गाइडलाइन है जो डायबिटीज़ के साथ, हाइपरटेंशन के साथ ये ऐड हो गया है। ये है कि ओरल कैविटी का कैंसर, जहाँ हम स्क्रीन कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, जो अभी पहले ब्रेस्ट कैंसर कम थे, अभी अधिक हो गए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और सर्वाइकल कैंसर, अभी 10 साल 15 साल पहले सर्वाइकल कैंसर बहुत थे, लेकिन हमारे वैक्सीन आने और हमारे सर्वाइकल हाइजीन अच्छे होने के कारण हमारा वो इंसिडेंट कम हो गया। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास अधिक आ रहा है क्योंकि हमारे जो खाने का तरीका, हमारे रहन सहन, ओबेसिटी, ये सारे के कारण ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंट कम हो गया। तो स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पहले ही प्रिवेंट कर दें, लोगों पे आपके थ्रू अवेयरनेस हो ताकि उन्हें लगे ये ग्रोथ है, वो 15 दिन से हील नहीं हो रहा, तो किसके पास जाना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सही जगह पे सही टाइम पे जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मैं तो उस डॉक्टर के पास गया, उसके पास गया, फिर भी नहीं हुआ। तो आपको भी पता होना है कि सही समय पे सही डॉक्टर के पास कब जाना है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी कैंसर का इंसिडेंट बढ़ा है, लेकिन ट्रीटमेंट के कारण, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण उसका सर्वाइवल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले था कि हम गांव में सुनते थे वो उसके उनको कोई अनजाना सा घाव था, उसके कारण डेथ हो गया। तो वो अनजाना सा घाव तो वो कैंसर था, जो हमें पता नहीं था। अब तो हमें पता है। तो डरिए नहीं, डॉक्टर के पास आइए, टाइम पे ट्रीटमेंट करवाइए, यही संदेश है। स्मार्ट सर्जरी लोगों के लिए कितना लाभदायक है अभी के दौर में, और क्या? नहीं, देखिए मैं साफ बताऊं, ये जो स्मार्ट सर्जरी का जो हमने टॉपिक दिया है इस प्रोग्राम के लिए, ये कुछ ऐसा समझाता है कि जिसमें मरीज जल्दी ठीक होता है। इसका और कोई अलग तरह का सर्जरी नहीं है, अलग किस्म का सर्जरी नहीं है। तो इसके दायरे में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम बोलना चाहते हैं, हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के बारे में बताना चाहते हैं। तो मेरा रोल है इसमें माइक्रो न्यूरो सर्जरी के बारे में बताने का। तो इसमें जो आज हम बात करेंगे शाम को, वो ये है कि कैसे न्यूरो सर्जरी को सेफ और फंक्शनली ऑप्टिमल कैसे उसको बनाया गया है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन इंडिया में मे बी ये लास्ट 10 साल से चल रहा है। तो हम कैसे मिनिमली इन्वेसिव टू द न्यूरल टिश्यू, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर या कोई भी दूसरे प्रॉब्लम में न्यूरल टिश्यू को कितना कम डैमेज करके हम पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसी दायरे में हम बात करेंगे आज शाम।